हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार और आज के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है धातुओं का निष्कर्षण, और इसी के टॉपिक जो तीसरा पॉइंट है हमारा धातुओं का जो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा ठीक है सांद्रण है, वो आज की वीडियो में हमें देखना है। देखिए डियर्स दोस्तों और बच्चों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, चाहे आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब करें, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझ रहे हो, वीडियो देख रहे हो टॉपिक को अच्छी तरीके से, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होता है। तो देखते हैं आज के मेरे टॉपिक में हमें क्या करना है। तो आपके सामने जो मैंने एक चुंबकीय पृथक्करण विधि यहाँ ली है, तो इसी के ऊपर आज हमें यहाँ चर्चा करनी है। अक्सर ये क्वेश्चन 2 मार्क का आ जाया करता है, ये 10th में भी है। मैं आपको पहले बता चुका था कि कुछ क्वेश्चन हमारे 10th क्लास में एनसीईआरटी में ऐसे हैं जो 10th में भी है, 12th में भी है और आगे चलकर भी आपको काम आएंगे। तो इसलिए आप प्रत्येक टॉपिक पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको रटोगे, समझोगे नहीं, तो ये आपके दिमाग से कुछ ही दिनों बाद निकल जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा इस बात का। अगर हम किसी भी टॉपिक को रटते हैं, समझते नहीं है, तो वो ज़्यादा दिनों तक ठहरता नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको समझोगे तो इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे, बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि, दरअसल इसमें क्या होगा, गुरुत्व आप समझते होंगे, गुरुत्व ऊपर से नीचे जाना। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे आती है, जाती है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये क्या है, एक तरीके से गुरुत्व क्षेत्र है, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वाकर्षण, इस तरह की चीजें आती है ना। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, 9th क्लास में भी सुना होगा, फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा। तो ये क्या है, गुरुत्व। पृथक्करण का मतलब है अलग अलग करना, यानी कि इस विधि से आप ठीक है जो हमारे अयस्क होंगे उनका सांद्रण करोगे गुरुत्व प्रक्रिया द्वारा। दरअसल इसमें क्या होता है, हमारे पास इस तरह का एक बहुत बड़ा स्टैंड होगा, जिसके अंदर कई खांच छोटे छोटे बने हुए होंगे। आप देख पा रहे हो मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आप समझोगे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसी के ऊपर हमने यहाँ एक पानी के लिए टंकी लगाई है। ठीक है, पानी के लिए ये क्या है, टंकी है, यहां से जल निकलेगा। अब यहाँ जो है आप एक हॉपर रखोगे, और जिस एक्स को आपको शुद्ध करना है, यहाँ वो एक्स आप इसमें डाल दोगे। आप समझ पा रहे हो, ये एक हमारे पास हॉपर है, यहाँ इस हॉपर में आप क्या डालते हो, एक बारीक पिसा हुआ एक्स डालते हो। जो भी आपको क्या करना है, इसका आपको सांद्रण करना है, वो एक्स यहाँ से आप इसमें धीरे धीरे डालते रहोगे। अब इस हॉपर की मदद से ये यहाँ गिरेगा ऊपर से, और इस जल के साथ जो है ये यहाँ मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद जो है, इसको ऐसे कर लीजिए, इस तरह का बड़ा पात्र होता है ये, इधर से ढाल होता है, ढलाव। ठीक है, इधर से क्या होता है, इसमें ढलाव होता है। अब जब ये बारीक पिसा हुआ एक्स इस पानी के साथ बहेगा, तो इधर को ही बहेगा जिधर ढाल होगा, तो इस ढाल की ओर ये बहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, जो एक्स के भारी कण होंगे, मोटे कण होंगे, ठीक है, वे किसके अंदर आ जाएंगे, जल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। लेकिन वो ये जो गड्ढे बने हुए हैं छोटे छोटे, इनके अंदर पहले ही गिर जाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ से सभी जो मोटे अणु है, मोटे अवयव है, वो बच गए, तो अगले वाले खांच में भी आ जाएंगे। ऐसे ही ये अगले वाले खांच में आ जाएंगे, अगर यहाँ से बचते हैं तो अगले वाले खांच में आ जाएंगे। इस तरीके से बहुत लंबी एक सीढ़ी होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक क्या होती है, गड्ढेदार संरचना होती है, गड्ढेदार चित्र होता है। देख लीजिए इसको, इस तरीके से ये होता है ढलाव, इसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अब जो इसके अंदर मतलब एक्स के अंदर रेत, मिट्टी, कंकड़, रेत, कंकड़, इस तरह की अशुद्धियां होंगी हल्की, इस तरह की जो हल्की अशुद्धियां हैं वो होंगी। वो क्या करेंगी, इस पानी के साथ जो है बहकर आगे निकल जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ आगे निकल जाएंगी। इस तरीके से हम गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। इस विधि में एक बड़ा चित्र अनुसार टावर होता है, ठीक है, जो ढालावदार होता है।
इसमें छोटे छोटे खांच बने रहते हैं, मतलब गड्ढे बने रहते हैं। ऊपर टंकी का जल तेजी से बहता है और इसके एक और हॉपर लगा रहता है। हॉपर द्वारा बारीक पिसे अयस्क को डालते रहते हैं। यह बारीक पिसा हुआ अयस्क कहा जाता है इन छोटे छोटे गड्ढों में। ठीक है, जो भारी कण होते हैं यानी कि जो शुद्ध कण होते हैं, शुद्ध अवयव होते हैं अयस्क के, मान लेते हैं आपने यहाँ कॉपर पाइराइट लिया, CuFeS2 लिया, CuFeS2। अगर आप यहाँ CuFeS2 लेते हो, इसको बारीक पीसते हो, तो मान लेते हैं कॉपर के जो मोटे मोटे कण है वो यहाँ फंस गए। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो जो इसके कॉपर के जो मोटे मोटे कण हैं या सल्फर फेरस के जो मोटे मोटे कण हैं या सल्फर के मोटे मोटे कण हैं वो इसके अंदर एकत्रित हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और जो रेत मिट्टी कंकड़ होगी वो हल्की हल्की पानी के साथ बहकर आगे चली जाएगी। ठीक है, इस विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को शुरू से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी आप देख लेंगे, वहां से भी आप इसकी हेल्प लेकर पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये जो विधि है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है ये उपयुक्त क्यों नहीं मानी जाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन यही अक्सर पूछा जाता है इसमें कि जो हमारी गुरुत्व पृथक्करण विधि है वह उपयुक्त क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है ये उपयुक्त, आप भी देख रहे होंगे यहाँ जल इस रेत के साथ बह रहा है और इस पानी का जो है, इस जल का जो है कोई यूज नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पानी व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जल है ये बेकार जा रहा है, ये बेकार नहीं जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं विधि बेकार ही है, क्योंकि इसमें पानी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसका आंसर आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें जल की हानि बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जल ऊपर से गिरने के बाद रेत मिट्टी कंकड़ के संपर्क में आ जाता है और गंदा जल को नालियों में बहा दिया जाता है, इसलिए जल की हानि इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो आजकल ये विधि बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।